हेलो स्टूडेंट्स, मेरे सवास्ती आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने आपको पिछली वीडियो में दर्पण से संबंधित बातों को बताया था, हमने बारे में दर्पण के बारे में बताया था और उसी वीडियो में आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज आप हमारी पिछली वीडियो को देखिए। अगर आपको पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। परिभाषा मतलब देखा जाए जो इस गोलीय दर्पणों जो निकलते हैं पॉइंट, जैसे दर्पण का द्वारक हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्र त्रिज्या, इन सब के बारे में आज हमको आपको बताएंगे। तो पहले हम दो दर्पण बना रहे हैं। आप दर्पण को देख के ही पहचान जाओगे आप ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो बच्चों अगर देखा जाए इस दर्पण को आपने पहचान लिया होगा कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, जिसके बाह्य पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट आंतरिक पृष्ठ पे परावर्तन घटना संभव क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अगर आप इसको देखा जाए तो जो अवतल दर्पण होता है इसको गोली का भाग किसी गोली में से तो निकाला जाता है, कुछ सर्किल है, इसी में से हमने थोड़ा पॉइंट काट के निकाला था इसको। अगर इसको आप देखो तो पूरा गोला ही होगा, ये पूरा सर्किल होगा। अगर दूसरा एक बनाना है आपको, इसके आंतरिक पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड पेंट, जी ऐसे दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट हो और बाह्य पृष्ठ पे परावर्तन घटना समूह क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अगर इसको हम इसको मान लीजिए पूरा दर्पण है, इस प्रकार से हमने कर दिया, कितनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो अब हम बात करेंगे संबंधित परिभाषाएं हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो जो सेंटर होता है, अब कोई सर्किल है तो कोई सर्किल होगा, उसका सेंटर तो होगा, कोई वृत्त है इसका मिड पॉइंट तो होगा, ऐसे ही इसका भी मिड पॉइंट रोटेशन क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये आपका मिड पॉइंट हो गया, जिसे हम सी से पता से करते हैं। और जो एक सीधी रेखा खींची जाती है जो जी क्या है? परावर्तक तल है। इतना ही आप इतना समझिए, जो लाल जितने पर लाल ऑक्साइड का पेंट वो क्या है? परावर्तक तल है। अब उसी परावर्तक तल पे एक मध्य बिंदु होता है, जैसे इस प्रकार से ये क्या है? परावर्तक तल। तो इसी परावर्तक तल पे एक मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? उसे मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? तो उस मध्य बिंदु बोलते हैं क्या? दर्पण का ध्रुव। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जो आपका इस तरह आ गया P। अब बात समझने वाली इतनी है, जो वक्रता केंद्र होता है अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है, जबकि जो वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में होता है वो परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। तो इतनी बात क्लियर आप लोगों को? तो जी आपका हो गया सेंटर, तो जी आपका वक्रता केंद्र और जी आपका दर्पण का ध्रुव। तो इतनी बात क्लियर? अभी तो बहुत सारे पॉइंट हैं, अब आपको एक ही पॉइंट से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दर्पण के ध्रुव के बारे में। दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण ध्रुव क्या है? अब परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जब तल दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को
परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो जो दर्पण का ध्रुव क्लियर है आप लोगों को? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो बच्चों दिमाग क्लियर है। अब बात आती है वक्रता केंद्र पर। अब बच्चों आपको दर्पण का ध्रुव तो क्लियर हो गया। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हमने आपके लिए दोनों दर्पणों को बनाया है, ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण है। तो जब हम बात करेंगे वक्रता केंद्र, तो हम बात करेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है कि गोलीय दर्पण, हमने आपको बताया था ये गोलीय दर्पण होता है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। हमने अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा वो दर्पण वाले को, आप उसको पहले वीडियो को देखिए, उस पर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो हमारा बेसिक है वहीं से निकल के आया है, आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। तो क्या है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। हमने बता चुके हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कांच के खोखले गोले के जो भाग होते हैं, थोड़े थोड़े पार्टिकल निकाले जाते हैं सर्कल टाइप के। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता, एक मिड पॉइंट होता है इसका, बिल्कुल मिड पॉइंट होता है सी सेंटर, एक मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट इसलिए होता है, किसी बताते हैं, जैसे वक्रता केंद्र दर्पण से बीच दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र इसकी बीच दूरी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो क्या क्लियर है? तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसमें भी आप समझिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर है? तो हम उसको वक्रता केंद्र लिख के बता रहे हैं आपको, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्लियर है? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो और अवतल दर्पण वक्रता केंद्र कहाँ होता है? परावर्तक तल की ओर। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है परावर्तक तल की ओर, जबकि उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है परावर्तक तल के दूसरी ओर। तो ये बात क्लियर है आपको? अब बात आती है वक्रता त्रिज्या। बात किसकी आती है? वक्रता त्रिज्या। तो बच्चों इतनी बात क्लियर? तो अब अभी तक आपने इसके स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या बताया वक्रता केंद्र?
गोली दर्पण कांच जिस खोखले गोले का भाग होता उस गोले के केंद्र को, यही तो केंद्र है, यही सेंटर है इसका, इसी सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो आपका क्या हो गया वक्रता केंद्र। और जो बात वक्रता त्रिज्या की आएगी वो क्या होगी, इस वक्रता केंद्र से लेके दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो उसको हम आगे बताने जा रहे हैं। तो वक्रता केंद्र क्लियर है। अब हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। अब हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, इस बात को समझो। सर्कल है, इस सर्कल का केंद्र है, केंद्र से जो दूरी होती है परिधि तक वही तो त्रिज्या बोलते हैं। जो सेंटर से परिधि तक की दूरी होती है उसी को त्रिज्या बोलते हैं। अगर पूरा मिला दिया इसको तो डायमीटर हो जाएगा आपका, यानी कि व्यास हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है, डायमीटर है। तो अब हम बात करें वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय वक्रता त्रिज्या क्या है कि गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोली दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वही बात हम आपको लिख के बता रहे हैं। गोलीय दर्पण, गोली दर्पण कांच के जिस कांच की जिस कांच की जिस खोखले गोले का भाग होता है, कांच जिस गोले खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तो जो क्या है वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण कांच से खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी, अथवा मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही सरल परिभाषा है। अथवा वक्रता केंद्र, वक्रता सी आपको सी बता, आपको सी के बारे में जानकारी बता दिया हमने, आपको पी के बारे में बता दिया, पी दर्पण का ध्रुव होता है, सी वक्रता केंद्र होता है। इसकी परिभाषा क्या निकल आई, वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता के व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो क्या क्लियर आप लोगों को। तो अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता के व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता के व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों मुख्य अक्ष के बारे में। हम बात करेंगे मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस।
मुख अक्ष। तो बात आती है बच्चों मुख्य अक्ष। क्या है मुख्य अक्ष? देखो अगर इसकी परिभाषा ली जाए, वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका ये और भी आगे बढ़ती चली जाती है, अगर देखा जाए तो पूरी मैंने मुख्य अक्ष बोलेंगे इसको आपको। तो वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखाओं को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बता रहे आपको उसकी परिभाषा, वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखाओं को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चों इतनी बात क्लियर है। तो हम बात करेंगे, तो इसमें आपको दिक्कत आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दर्पण का द्वारक। तो मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और हम बात करेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक। तो जो दर्पण द्वारक क्या है, अगर इसको देखा जाए, जो आपका M1 मान लें, इसको हम आपको M1 मान लें, इसको M2, इसको हमने क्या मान लिया M1। तो क्या है, परावर्तक तल के, क्या है इसका, कि परावर्तक तल के व्यास को देखो M1 M2, इसमें मान लीजिए M1 और M2। तो परावर्तक तल के व्यास को देखो, अगर देखा जाए इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के, इसमें दर्पण के लिख दो आप, इसको आगे लिख दो, दर्पण के परावर्तक तल के दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक। तो बच्चों दर्पण का द्वारक क्या है कि देखो M1 M2 इसलिए मान लिए, देखो इस प्रकार से, M1 M2
इसको आप मिलाओगे आप तो यही तो व्यास निकल के आया। तो क्या कहेंगे आप कि दर्पण की परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो बच्चों दर्पण द्वारक क्लियर है। तो परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों दर्पण का द्वारक क्लियर है। दर्पण की परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते थे। जैसे M1 M2 जो रेखा खींची है रेखा M1 M2 दर्पण का द्वारक है। ये रेखा M1 व M2 एक दर्पण द्वारक है। तो इतनी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे आपसे मुख्य फोकस के बारे में। किसके बारे में? मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस। तो जो बात करेंगे मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस क्या है? चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा जी। आपका अवतल दर्पण का है, जी आपका अवतल दर्पण का है, जी आपका उत्तल दर्पण का है। तो हम बात करेंगे मुख्य फोकस। तो समझे मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस दर्पण अवतल दर्पण है, पता चल गया P और C। P और C के बारे में पता है, हमें F के बारे में पता नहीं। F कहाँ होता है उस बात को समझिए आप। पहले हम आपको अवतल दर्पण बताएंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण बताएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के आपके मैन एक्सिस है, मुख्य अक्ष ही तो है, जब हमने आपको बता चुके हैं वक्रता के दर्पण को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आपकी मुख्य अक्ष है। अगर देखो समझो, यदि A रेखा है और ऊपर से B हमने निकाल ली, तो आप क्या कहोगे? A B के समांतर है या B A के समांतर? यही बात तो है। तो यही बात इसमें है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण, और कोई प्रकाश किरण हमें पता है जानकारी कौन सी, हमें पता है कि प्रकाश किरण कौन सी है? आपतित किरण। हमने आपको प्रकाश के परावर्तन में बताया था कि जो प्रकाश किरण इस परावर्तक तल से टकराती है, परावर्तक तल से टकराती है, उसे बोलते हैं आपतित किरण। और जो टकराने के बाद परावर्तित होती है उसे क्या बोलते हैं? तो टकराने के बाद वापस माध्यम में लौटती है उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो वही बात है, हमें किरणों के बारे में जानकारी कि प्रकार की कौन सी आपतित किरण, कौन सी परावर्तित किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन तो पता है, प्रकाश किरण का उस से टकरा के वापस माध्यम में लौट आना, यही तो प्रकाश का परावर्तन था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा प्लीज आपको उस वीडियो को देखिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तक तल से टकराने के बाद, तो क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। बात क्लियर? किसके लिए परिभाषा? यह आपकी अवतल दर्पण के लिए परिभाषा है। अब आप लोग समझिए उत्तल दर्पण के लिए बस परिभाषा एक ही निकल के आएगी। इसको आपको समझा दे रहे हैं कि मुख्य फोकस कहाँ होता है, इस बात को समझिए। अवतल दर्पण क्लियर बात है। जो प्रकाश किरणें आएंगी, जो वस्तु रखी जाती है हमेशा दर्पण के सामने से रखी जाती है। आप दर्पण मान लीजिए, इसके एक तरफ वाला ऑक्साइड का पैंट है, प्रकाश किरणें सामने से तो आएंगी। तो अब बताते हैं आपको उत्तल दर्पण की बारे में। आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण। आप बता सकते हैं P F तो हमने बताया नहीं है, आपको हमने अवतल दर्पण बताया P और C,
डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। जो सर्किल होता है वो लंबे पता नहीं कहाँ तक जाता है, इसलिए हम डॉट डॉट इन्फिनिटी तक मान लेते हैं। अब हम बच्चों आप लोग इस बात को बताइए, तो प्रकाश किरण आएगी वो इस तरफ से आएंगी या इस तरफ से आएंगी? इस बात को पता है? देखो क्या होता है कि जो प्रकाश किरण आएगी, जो दर्पण जो वस्तु रखी है तो दर्पण के सामने रखी जाती है। जब वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो प्रकाश किरण जो वस्तु से तो निकलती है, तो वो दर्पण के सामने रखी जाती है वस्तु। मान चलो वस्तु कहीं रखी है, हमने यहाँ पर भी वस्तु रखी है, इसकी परिभाषा क्या होगी, इस परिभाषा को समझिए आप। तो मुख आपकी मैं देखो मुख अच्छे बहुत यहाँ से दर्पण का ध्रुव वक्रता केंद्र भी तो है, जब और भी निकल के देखा जाए तो हमने उसको मुखच मान लेते हैं। क्या कहेंगे आप कि मुखच के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण, मुखच के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात तो आप इस बात को समझिए, इसके एक पृष्ठ पे लाल अक्षर पेंट है, क्या प्रकाश किरण एक माध्यम से एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में जाएगी? कभी नहीं जाएगी। तो मान लेते हैं प्रतीत होगी प्रकाश किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। जबकि वास्तव में देखा है प्रकाश किरण कहीं ना कहीं निकल जाती है। जब मुख्य फोकस आपका उत्तर दर्पण के लिए, जब मुख्य फोकस आपका उत्तर दर्पण के लिए, परिभाषा क्या होगी? एक कॉमन परिभाषा निकल के आया, क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। बच्चों ने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इस बात को बताया है, तो प्लीज आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों फोकस के बारे में क्लियर है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो बच्चों मैं बता रहे हैं आपको, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती है या गुजरती है, कुछ भी कह सकते हैं आप, निकलती है या निकलती हुई बिंदु से गुजरती कर दीजिए आप, बात तो एक ही है लेकिन तब भाषा एक अच्छी हो जाती है। जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो फोकस कहलाता है। इसे ऐप से प्रदर्शित करते क्लियर। सोचो मुख्य फोकस क्या है?
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस कहलाता है। बच्चों इतनी बात क्लियर। अब हम बात करेंगे आगे। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इतनी बात क्लियर। अब हम बात करेंगे फोकस दूरी के बारे में। ये दोनों बातों से हमने आपको इसमें अपतन दर्पण के बारे में बता दिया, अपतन दर्पण में बता दिया काम फोकस होता है, और उत्तर दर्पण में भी बता दिया था। हम बात करेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकस क्या है? फोकस दूरी फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या है? बहुत सिंपल परिभाषा क्या है? फोकस दूरी बच्चों क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या क्लियर है? तो परिभाषा क्या होगी? दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो बच्चों दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो जितनी बात क्लियर हो चुकी होगी, जितनी परिभाषा में बता दी है, आपको परिभाषा को दिक्कत आनी चाहिए। सबसे पहले आपको हमने वक्रता केंद्र के बारे में बताया था, वक्रता केंद्र के बारे में बताया था, दर्पण के ध्रुव के बारे में बताया, उसके बाद हमने आपको मुख्य फोकस के बारे में बताया, दर्पण का द्वारक के बारे में बताया, तो कितनी सब मुख्य अक्ष के बारे में बताया, उसके बाद वक्रता त्रिज्या। अब बच्चों को संबंध है फोकस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम एक संबंध जो आता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में कोई संबंध होता है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। वो संबंध क्या होता है? संबंध को आप समझ लीजिए, उसके बाद अपनी वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। क्या है संबंध? है समझ ध्यान से। देखो बच्चों, जो आपका मुख्य फोकस होता है वो वक्रता के दर्पण ध्रुव का मिड पॉइंट होता है, और हमने आपको वक्रता त्रिज्या में बताया, क्या बताया कि वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर आप मान के चलो कि तो वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव के बीच दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? तो वक्रता केंद्र व दर्पण ध्रुव के बीच दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? जो आपका मुख्य फोकस होगा वो मिड पॉइंट पर होगा, और जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? मुख्य फोकस से लेके दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी। अगर टोटल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जो मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच दूरी होगी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। वही तो होगी। देखो जो मुख्य फोकस होता है वो मिड पॉइंट में होता है, किसके? वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव के बीच में, और यही तो होता है। तो टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अगर आपसे इसमें फोकस दूरी पूछी जाए तो फोकस दूरी कितनी होगी? दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की। टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यही संबंध निकल के आता है
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो फोकस दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, जबकि वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आधी है कि नहीं है? तो ये संबंध होता है F बराबर R/2। तो F क्या है? फोकस दूरी। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो R बराबर 2F। यानी कि इसकी क्या होगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो अच्छी इतनी बात क्लियर है। तो आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई समस्या आती हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो जो हमने आपको गोल दर्पण संबंधित परिभाषाएं दी, ज़्यादातर हमने आपको सभी परिभाषा के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको किसी भी परिभाषा में कोई डाउट हो प्लीज आप बता सकते। हमने आपको क्या क्या बताया? दर्पण का ध्रुव बता दिया, वक्रता केंद्र बता दिया, और आपको दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस दूरी, इन सब के बारे में आपको हमने बहुत डिटेल से बताया। बहुत ही ज्यादा डिटेल, मतलब हमने आपको 2 अलग चित्र बना दी थी, एक अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। दोनों चित्रों के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। तो अगर आपको हमारे इसमें आज की वीडियो को कोई दिक्कत आती हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।